हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेंद्र एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो है उसमें लेक्चर 6 प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्सेंटर्स, सर्कमसेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इससे पहला जो वीडियो गया है जिसमें लेक्चर 5 जो था उसमें इन सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्सेंटर्स, सर्कमसेंटर्स, एक ऑर्थो सेंटर भी था। इन सब की डेफिनीशन, इन सब के कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। आज मैं इस वीडियो में लेक्चर 6 में ये कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इनसे रिलेटेड कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनको भी ज़रा हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए, इसमें एक ऑर्थो सेंटर मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑर्थो सेंटर मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि उसको हम स्ट्रेट लाइन, इसके जस्ट बाद, आज के वीडियो के जस्ट बाद स्ट्रेट लाइन आने वाला है और स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस फाइंड की जाएंगी तो उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम बनती है, तो वहाँ उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए ज़रा, जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ -2, 3, 4, -3, 4, 5 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड है तो कोई ट्रायंगल होगा। देखिए बड़ा इजीली ABC, ये कोई ट्रायंगल है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स जो दे रखे हैं आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो साइड है ट्रायंगल की AB, BC, AC, इनके ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट सपोज करो ये आपका दे रखा है -2 और 3, ये मिड पॉइंट, इसको मान लीजिए। दूसरा मिड पॉइंट आपका 4 और -3, और ये आपका है 4 और 5। ठीक है, क्लियर? तो ये किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं और उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है, जो इसकी जो मीडियन, हमने जो पहले बताया था कि मीडियन जहाँ जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट XY होंगे, ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट चाहिए। मिड पॉइंट से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला हमारा क्या था सेंट्रॉइड निकालने का? वो हम पहले सारे फॉर्मूले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले आज जो लेक्चर गया है। फॉर्मूला आपको बताया था उस समय। तो x इज इक्वल क्या था, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, और y इज इक्वल y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। तो ये x1, y1, x1, x2, x3 अपॉन में 3, y1, y2, y3 अपॉन में 3, ये आपका सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हों। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम सपोज कर लेंगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इसका x1 और ये y1 है, और ये B के कोऑर्डिनेट x2 और ये y2 हैं, मान लिया ये हमने, और C के x3 और ये y3 हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिए। और अब हम इस फॉर्मूले से ही पहले, देखिए ये कोऑर्डिनेट इससे नहीं, ये बाद में अप्लाई किया जाएगा। इससे पहले मिड पॉइंट जब दे रखे हैं यहाँ पर, AB साइड का मिड पॉइंट है, BC का है और AC का मिड पॉइंट है, तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करने से A, B और C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए ज़रा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या था कि x इज इक्वल x1 + x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल y1 + y2 अपॉन में 2, ये फार्मूला था। तो देखिए
मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हम निकालते थे, एक्स और वाई को निकाला जाता था। कब निकाला जाता था? जब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट में ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं, गिवन में है न्यूमेरिकल, तब हम इसको निकालते थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के दे रखे हैं और उसकी हेल्प से हमें ये इनको निकालना है, ए और बी को निकालना है, सी को निकालना है। तो देखिए ज़रा, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो यहाँ x की वैल्यू को ज़रा देखें, इसमें रखें तो -2 ये, और ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट आ रहा है आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल -4। ये इक्वेशन टाइप की बनेंगी, कुछ इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आपका x1, x2, x3 इनमें इक्वेशन बनेंगी। ऐसे ही y वाले टर्म में इक्वेशन बनेंगी, y1, y2 में, फिर y2, y3 में, इस टाइप से इक्वेशन बनेंगे। उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में इनकी वैल्यू आ जाएगी, और जब इनकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी पॉइंट्स की, उसके बाद में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और सेंटर निकाल देंगे। तो पहले इधर चलते हैं फिर से। आप जरा, ये क्या है? ये आपका x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो ये क्या है? 3। तो यहाँ 3 लगाएंगे। फिर से ये y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका रिजल्ट आ जाएगा y1 प्लस y2 और इज इक्वल ये 6 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन तो ये निकल के आ गई इससे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम BC जो लाइन सेगमेंट है, इसका भी मिड पॉइंट दे रखा है, तो जो अभी हमने AB में काम किया है वही BC में करना है और वही काम AC में करना है। इसी तरीके से सिमिलरली BC में अगर देखेंगे तो ये फिर से x और y मिड पॉइंट हैं, और इनको आप सपोज करो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो फिर से इसी फॉर्मूले को लगाएं। तो देखिए, मैं यहाँ से इसको, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका फिर से फॉर्मूला जब लगेगा तो 4 इज इक्वल, और ये आपका x2 प्लस x3 अपॉन में 2, फिर से क्रॉस, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ में लगाऊंगा इसमें सेकंड वाले में, तो ये -3 है, -3 y1 y2, तो यहाँ y1 की जगह पे क्या है? y2, और यहाँ y2 की जगह पे y3 है अपॉन में ये 2। यहाँ से क्या है निकल के? ये y2 प्लस y3 इज इक्वल -6। तो ये इक्वेशन 2 और आ गई, इनको यहाँ फिर लिख लो। x2 प्लस x3 इज इक्वल 8, ओके। और यहाँ से ये y2 प्लस y3 इज इक्वल -6, ये 2 इक्वेशन फिर से निकल के आ गई। अब मैं फिर से एक बार AC में और इसको काम को करूँगा। तो सिमिलरली फिर से हम AC के लिए, तो AC साइड के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए फिर से ये 4 इज इक्वल, AC के लिए क्या हो जाएगा? फॉर AC 4 इज इक्वल टू यहाँ x1 प्लस x3 अपॉन में 2, तो x1 प्लस x3 यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो गया पेयर ऑफ x1 प्लस x3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल आपका 8 हो जाएगा। और एक और है आपका फिर से, ये आपका y1 प्लस y3 अपॉन में 2, ये इज इक्वल आपका ये 5 के हो जाएगा। तो ये आपका y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, ये आ गया। ये जब क्लियर हो गया तो अब क्या करेंगे? हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, x और y के टर्म में इक्वेशन आ गई, x1 y1 x2
x1 y1 x2 y2 x3 y3 के टर्म में ये इक्वेशंस निकल के आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज करो इस इक्वेशन किसी को भी ले सकते हैं, एक्स एक्स वाली इक्वेशन को, एक्स एक्स वाले टर्म वाली, एक्स ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। अब इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन ले लो आप, जो आपकी इच्छा हो। मैंने सपोज करो इन दोनों को ले लिया। देखिए ज़रा, x1 प्लस x2 इज इक्वल -4, ये नंबर डाल सकते हैं आप इसको। फर्स्ट है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ इक्वेशन है। तो फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ले लीजिए हमने, फर्स्ट एंड थर्ड से हमने फर्स्ट ये है और थर्ड आपका x2 प्लस x3 इज इक्वल 8। देखिए यार, माइनस माइनस माइनस, तो देखो x2 से x2 गया, क्या बचा x1 माइनस x3 इज इक्वल आपका माइनस का 12। अब इस इक्वेशन के साथ हमने अभी कौन सी ये दोनों ली थी, ये और ये, इसके साथ आप इसको, इस लास्ट वाली को, इसको ज़रा अटैच करना। तो देखिए x1 प्लस x3 इज इक्वल 8। यहाँ x3 से देखो x3 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है जब मैंने पहली दो इक्वेशन ली थी तो वहाँ से क्या हुआ, x2 से x2 कैंसिल हो गया। रिजल्ट किस में निकल के आया आपका, जब x2 से x2 कैंसिल हो गया तो x1 और x3 में रिजल्ट निकल के आया। अब x1 और x3 में निकल के आया और ये लास्ट इक्वेशन भी x1 x3 में ही है, ये मैच कर रहा है इससे। तो अब फिर हम इन दोनों इक्वेशन को, x1 x3 में ये है और x1 x3 में ये है, या हम इन दोनों को लेते, इसको और इसको लेता मैं, तो यहाँ पर x1 और x1 कैंसिल हो जाता, रिजल्ट किस में आता, x2 और x3 में आता, जो कि उसके बाद में जो रिजल्ट आता उसको हम इसके साथ अटैच कर देते, x2 x3, तो ये भी x2 x3 है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। खैर यहाँ से हो गया ये आपका 2x1 इज इक्वल आपका माइनस का 4 और x1 इज इक्वल माइनस का 2, ये आ गया। अब x1 आ गया, ये आपका माइनस का 2 आ गया, जो x1 कॉमा। अब देखिए x1 आ गया, तो अब x1 को आप इसमें रख दो तो x2 आ जाएगा, या इसमें रख दो तो x3 आ जाएगा। तो देखिए जरा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 मैंने इसमें रख दिया, x1 की वैल्यू -2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, तो x3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 10, x3 क्या हो गया, 10 हो गया। तो जब x3 आपका यहाँ मैं इसके नीचे 10 लिख देता हूँ। उसके बाद में क्या चाहिए हमें, x2 चाहिए, ये x2 चाहिए, इनको मिटा देता हूँ, ये x2 चाहिए हमें। अब तो x2 के लिए फिर क्या करना है, फिर x1 को आप इसमें रख दो। तो देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, तो इस x1 को यहाँ रखना, -2 प्लस x2 इज इक्वल -4, तो x2 इज इक्वल कितना हो गया, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ गया, ये आ गया। तो x1 निकल के आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। मैंने x x वाले टर्म्स निकाल के रख दिए यहाँ पर a b c जो कोऑर्डिनेट हैं वर्टेक्स के, उसमें x1 x2 और x3 निकाल दिया। इसी तरीके से हम जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a b c हैं, इसका अब मैं y वाली इक्वेशन ले लूँगा, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, इनको हम सॉल्व करेंगे आपस में, जैसे x वाली सॉल्व की हैं, तो y1 y2 और y3 निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे ये इजीली। फिर से आप y में भी आप ये y वाली इक्वेशन इसको और इसको ले लो, या इसको ले लो, किसी को भी, कोई भी दो इक्वेशन ले लो पहले आप। तो मैंने क्या करा, इसको ले लिया, ये आपका y1 प्लस y2 इज इक्वल 6, और एक ये ले लिया y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, मैंने लास्ट वाली ले ली।
साइन चेंज कर दो जरा, साइन चेंज, तो इससे ये कैंसिल हो गया। y2 माइनस y3 इज इक्वल माइनस का 4, ये आ गया इक्वेशन यहाँ से निकल के, देख लीजिए आप। ठीक है, इसको ले लिया मैंने, लास्ट वाली को और फर्स्ट वाली को ये ले लिया। अब इसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो जो मिडिल वाली जो इक्वेशन है उससे मैच कर रहा है, y2 by 3। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल आपका माइनस का 6। तो देखो यहाँ से y3 कैंसिल हो गया, ऐड करने पर ही हो रहा है कैंसिल, यहाँ ऐड करने पर नहीं हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर हो रहा था। इस बात को तो ये तो आप जानते होंगे, यहाँ साइन चेंज किए हैं जब कैंसिल हुआ है, यहाँ ऑटोमेटिक साइन चेंज था इसलिए हम ऐड करने पर उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए y2 by 2 कितना हो गया, 2y2 इज इक्वल माइनस का 10, ये ऐड सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल माइनस का ये 5। तो y2 कहाँ है हमारा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कॉमा करके यहाँ y2 5 लिख दो, तो ये कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गए। और y2 को आप इसमें रख दो, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, तो y2 की वैल्यू क्या, -5, तो y1 आ जाएगा यहाँ से, तो -5 इज इक्वल 6, तो y1 इज इक्वल हो जाएगा 11। देख लें जरा, तो y1 आपका ये 11 आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब एक और चाहिए हमको, क्या चाहिए, y3 चाहिए। तो y3 को वो इस y2 की वैल्यू जो है आप इसमें रख दो, इस वाले में रख दो, या y1 की रख दो आप, इसमें किसी की रख दो। तो लास्ट क्या है आपका, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ आप इसमें y1 रख दो, तो y1 क्या 11 है, प्लस y3 है इज इक्वल टू 10 है, तो y3 इज इक्वल 10 माइनस 11, y3 इज इक्वल माइनस का 1, ये आ गया। ठीक, पहले मैंने y का ये वाली इक्वेशन इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेने पर ये जो है क्या हो गया था, इसको और इसको लिया तो ये कैंसिल हुआ, माइनस का 4 बचा, और यहाँ पर ये आपका ये रिजल्ट निकला y2 माइनस y3 और ये 4। इसके साथ ये मिडिल टर्म वाली ले ली, ये हुआ, इन दोनों कैंसिल करा, और ये 2y2 10 और ये y2 की वैल्यू यहाँ से निकली थी। ये y2 को हमने इस y1 वाले में रख दिया था, ये y1 वाले में, तो 5y2 यहाँ रखा तो आपका ये 11 हो गया, तो 5 इधर जाएगा 11 हो गया, तो ये y1 आ गया। y1 अब इसके बाद में y3 y1 वाला इक्वेशन ले लिया, यहाँ से 11 रख दिया, y3 यहाँ से y3 ये आपका 10 और ये इधर 11 माइनस 1, तो ये यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, ये आ गए कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट आ गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ ये, थोड़ा सा बस इसमें क्या है, मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उसका और एप्लीकेशन लग गया, उस फॉर्मूले को लगाने की आवश्यकता और हो गई, क्योंकि साइड के मिड आपके जो है ना मिड पॉइंट दे रखे थे। अच्छा, अब आपका क्या है, ए के कोऑर्डिनेट आ गए, बी के आ गए और सी के आ गए, तो उसके बाद अब सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला ये हम पहले बता ही चुके हैं आपको, इसमें रख दीजिए। तो x इज इक्वल x1 x2 x3, तो देखिए x1 क्या है, इसमें रखता हूँ पहले में, फर्स्ट में ये रख दिया, तो क्या है आपका x1 -2, अरे माइनस का 2, x2 कितना है, माइनस का ये भी 2 है, x3 कितना है, प्लस का 10, और अपॉन में आपका 3, ये कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका -4 और ये आपका प्लस का 6 अपॉन में 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो आपका x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आपका y इज इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 है यहाँ पर, तो y1 कितना है यहाँ 11 है,
y2 माइनस का 5 है तो माइनस हो जाएगा, और आपका y3 माइनस का 1 है, अपॉन में 3 है, तो ये क्या हो गया -6 है। इसमें से आपका -6 जाएगा तो कितना बचा आपका, बताइए। देखिए यहाँ से इसको वैल्यू को फिर से देख लो, y1 + y2 + y3 अपॉन में ये 3 हो गया था, यहाँ 3 कर लो, इसको सही तरीके से लिख लो। ये 11 है, ये 11 रखा मैंने। y2 कितना है आपका, -5 है, और -5 है, और उसके बाद में आपका ये -1 है, तो ये आपका माइनस, तो 11 -6 अपॉन में 3 ये आ गया। कितना बचा यहाँ से, ये आपका 5 अपॉन में 3 ये बचेगा, ठीक है। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई आपका 5 अपॉन में 3, और x की वैल्यू हमारा 2। तो ये कोऑर्डिनेट इसके आ गए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये आपका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आपका 2 और 5 अपॉन में 3, ये आंसर हो गया किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप से थोड़ा सा इसको बस मिड पॉइंट दे रखे थे साइड के, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, और उस मिड पॉइंट्स के लगाने से हमारे ये वर्टेक्स आए ए बी और सी, और ए बी सी वर्टेक्स आ गए, तो हम इस फॉर्मूले को फिर अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रॉइड निकालने के लिए। और डायरेक्ट ही अगर आपके ये वर्टेक्स दे रखे होते तो फिर बहुत आसान हो जाता, बस डायरेक्ट वैल्यू रखना था यहाँ पर। चलिए आगे। ये क्वेश्चन जैसे हुआ, उसके बाद में ये क्या है, सेकंड वाला अगर आप देखें तो 2 वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये किसी भी ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स दे रखे हैं। ये कोई ट्राइंगल बना लिया मैंने यहाँ, ए बी सी, फिर से तो 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल 1 2 3 5 एंड इट्स सेंट्रॉइड एट ओरिजिन, और इसका सेंट्रॉइड भी दे रखा है, ये जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट भी दे रखा है, ये मान लीजिए। ये कहा क्या दे रखा है, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और 2 वर्टेक्स दे रखे हैं। सपोज करो ये दे रखा है हमारा 1 और 2, और ये बी दे रखा है मान लो 3 और ये 5, तो वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट और 2 वर्टेक्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। सपोज करो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x3 और ये y3 ये मान लिए। ये क्या होते हैं, xy माने जाते हैं जनरली, सेंट्रॉइड जो निकलता है। ये क्या हमने मान लिया x1 और ये y1 मान लिया, ये आपका x2 और ये y2 मान लिया। अब फिर से फॉर्मूला सेंट्रॉइड वाला लगा दो। तो यहाँ जो वर्टेक्स जो सेंट्रॉइड जो हम निकाल रहे थे वो यहाँ गिवन है, या उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को कि सेंट्रॉइड जिसको हम निकालते थे वो क्या है, सेंट्रॉइड किस पर है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन मीन्स 0 0 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके, ये यहाँ सेंट्रॉइड दे रखा है, तो आपका थर्ड वर्टेक्स क्या होगा इसका, ये इस टाइप से उल्टा उसको घुमा दिया, जबकि 2 वर्टेक्सेस दे रखे हैं। देखिए तो आपका फिर से x इज इक्वल आपका x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ इसको जरा रखें इसको, और दूसरा क्या है आपका y इज इक्वल y1 + y2 और प्लस y3 अपॉन में 3, ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है। अब जरा देखना इसमें, इसको वैल्यू को रख दो केवल, दिस इम्प्लाइज यहाँ जो x और y निकाले जाते थे वो दे रखे हैं या 0, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल x1 1, x2 देखें जरा, x2 आपका 3,
और ये लास्ट वाला हमने जिसको निकालना है वो हमने सपोज कर लिया, तो ये x3 होगा मान लीजिए। अपॉन में क्या जाता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो आपका ये 4 + x3 = 0 हो जाएगा। तो x3 यहाँ से क्या आ गया, -4, ये आ गया कोऑर्डिनेट निकल के, आपका एफसीसा आ गया, उसका कोऑर्डिनेट का एफसीसा निकल के आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ रखना है, तो यहाँ भी 0 रख दो, 0 = y1 2 y2 5, y3 ही निकालना है तो हमने ये मान लिया था, अपॉन में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 = ये आपका 7 और प्लस y3 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज y3 = -7। तो थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ इसके क्या आ गए, -4 और -7, ये आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, -4, तो 4 को पहले लिखेंगे, 7 को बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ये आंसर हो गया। ये सेकंड टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है। ये कुछ हमने सिलेक्ट किए थे क्वेश्चंस, तो ऐसे आप इनको कर सकते हैं। आगे जैसे कि ये थर्ड वाला देख लीजिए, एक क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर ये एंड ये। तो सेंट्रोइड का तो निकल जाएगा, सेंट्रोइड तो कोई टफ नहीं है, अभी फिर से निकाल सकते हैं उसको। तो देखिए फिर से आप ट्राइंगल बना लें, ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 1 2, बी कितना दे रखा है आपका, नहीं ये वाला है ना सर, थर्ड वाला 0 6, सॉरी 0 6, और आपका 8 12, और आपका बी कितना है, ओ सॉरी सी कितना है, 8 और 0। फिर से चेक कर लें, 0 6 8 12 और 8 0। तो अभी ये तो बहुत आसान हो गया। सेंट्रोइड तो भाई डायरेक्ट वर्टेक्स दे रखे हैं, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो फिर तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। इससे पहले क्या था, ये वाला इसमें नहीं, ये कोऑर्डिनेट नहीं थे, वहाँ मिड पॉइंट के थे, तो पहले मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया, उससे फिर इक्वेशन फॉर्म हुई, उन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके जब ये कोऑर्डिनेट आए थे, फिर इस सेंट्रोइड वाला फार्मूला इसमें लगाया था। ठीक है, तो हम इसमें अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ जरा x = वही x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, ये x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 और ये y3, ये मान लीजिए आप इसको। तो ये इसके सेंट्रोइड क्या हुए, ये फार्मूला आपका, तो ये डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, ये 0 + 8 और प्लस का 8 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में 3, ये आ गया। y = y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, देखें जरा, तो यहाँ पर ये आपका 6 + y2 12, आपका ये 0 अपॉन में 3, ये कितना हो गया आपका 18 अपॉन में 3, यहाँ से कैंसिल 6, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो सेंट्रोइड क्या आ गए इसके, ये आपका 16 अपॉन में 3 और आपका 6, ये आंसर हो गया। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इसका इन सेंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसका इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। तो सेंट्रोइड तो निकल गया।
अब इंसेंटर का फॉर्मूला क्या था वो आपको शायद मालूम होगा। तो देखिए इंसेंटर के लिए हम क्या करेंगे, इंसेंटर का फॉर्मूला उस दिन बताया था, इससे पहला जो वीडियो है उसमें लेक्चर 5 में ये फॉर्मूले सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो इंसेंटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, हमने बताया था x इज इक्वल ax1 bx2 cx3 अपॉन में 3, y इज इक्वल ऐसे ही ay1 by2 cy3 और अपॉन में 3। ये है यहाँ पर, ये इंसेंटर का फॉर्मूला है। मतलब क्या है कि जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है उसी में x1 में a का मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस x2 में b का कर दो, फिर प्लस x3 में c का मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से यहाँ y1 y2 y3 में भी a b c का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, और अपॉन में 3 की जगह पर ये a प्लस बी प्लस सी कर दो, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी कर दो। अब ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, ये आपका हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था, ये आपका लेंथ रहती है। सपोज करो ये ए है तो इसके जस्ट सामने वाला ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक। तो मैं यहाँ ये ए जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड को हम ए मानते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को बी मानते हैं उसकी लेंथ को, और सी जो वर्टेक्स है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है अपोजिट साइड, उसकी लेंथ को हम सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल लेटर से। तो हमें अब क्या करना है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूले से ये साइड निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि कोई लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो हम एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम उसकी साइड को निकाल सकते हैं, उस लाइन सेगमेंट को निकाल सकते हैं। तो सपोज करो ए कितना है, तो ए यहाँ पर आपका रूट में वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला था। ए यहाँ से कैसे निकलेगा, अब सपोज करो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहाँ रख दो ज़रा, या इसको x1 x2 y2, इसको x1 y1 मान लो, या इस फॉर्मूले में भी हम कर सकते हैं x1 x2 y1 y2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो यहाँ पर ये मैंने 8 और माइनस का 8 देख लें ज़रा, साइन चेंज हो, 8 माइनस 8 x1 वाली टर्म लेंगे, और फिर y1 x1 माइनस x2, और ये आपका y1 माइनस y2, तो आपका ये लेना है, तो y1 माइनस y2, तो आपका ये 12 माइनस का 0, चेक कर लें, 8 माइनस 8 12 माइनस का 0 है ये। तो यहाँ से ये 8 से 8 कैंसिल, ये आपका कितना बचा, 12 माइनस 0, तो 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया, 144 मतलब आपका 12 आ गया रिजल्ट। तो ए इज इक्वल हमारा ये 12 आ गया। ए की जो वैल्यू है, ए की जो ये बी सी की लेंथ है, या ये कह सकते हैं बी सी जो साइड है, ये आपका ए इज इक्वल 12, यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो यूनिट लिख दो। उसके बाद में हम बी निकाल लें, तो बी के लिए फिर से यही फार्मूला, बी इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x1 माइनस x2 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 0 माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे ही y1 माइनस y2 तो आपका 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो आपका ये कितना हो गया, -8, तो -8 का स्क्वायर 64, आपका ये 36 मीन्स आपका रूट का 100 मीन्स आपका 10। तो ये b की जो वैल्यू आ रही है,
तो ये b इज इक्वल आपका, ये जो है b है, ये b इज इक्वल आपका 10 यूनिट हो गया। इसी तरीके से हम c निकालेंगे इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। देखिए, इसके बाद हम c निकालेंगे तो c इज इक्वल फिर से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल हो जाएगा आपका फिर से रूट में ये x1 माइनस x2 0 माइनस 8 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 प्लस 6 माइनस 12 का स्क्वायर। क्लियर? ये यहाँ 64 हो गया, ये यहाँ फिर से ये 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का प्लस हो जाएगा 36 हो गया। मतलब रूट फिर से वो आपका 100 ही हो गया, 100 मीन्स 10 हो गया। ये भी 10 आ रहा है, सी की वैल्यू भी आपका 10 ही आ रही है। खत्म हो गया मामला। अब क्या करना है देखिए, अब हम यहाँ पर इसका इंसेंटर निकालेंगे। तो इंसेंटर का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है आपके सामने, ये एक्सप्लेन पहले भी किया है। तो ये x इज इक्वल आपका ये फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू ये है, तो इसमें आपका ये वैल्यू रख दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल वैल्यू a की वैल्यू क्या है 12, केवल वैल्यू रखना है। अब 12 इंटू x1 कितना है 0, चेक कर लें। फिर प्लस b कितना है 10, x2 कितना है 8, उसके बाद c कितना है 10 और x3 कितना है फिर से 8 और इस टोटल के अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है आपका 12, तो कहने का मतलब इन तीनों को जोड़ना है a b c को। तो आपका ये 20 तो ये हो गए दोनों 20 और आपका ये इसको जोड़ लो 12 को, ठीक है। तो 20 और ये 32 हो गए। तो आपका ये हो गया, ये तो 0 हो गया और ये आपका कितना हो गया 80 और प्लस 80 अपॉन में 32 इज इक्वल ये हो गया आपका 0 और 16 अपॉन में 32। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 16 से हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 16 से 2 बार हो गया कैंसिल, और ये आपका 10 बार हो गया और यहाँ से ये आपका 5 बार हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई निकल के यहाँ पर, x इक्वल आपका 5 आ गया, ठीक। ऐसे ही अब आप इसमें ये y की वैल्यू निकाल लो, इधर निकाल लेता हूँ। तो y इज इक्वल फिर से क्या होता है, y इज इक्वल आपका ay1 by2 cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो y आपका फिर से a कितना है 12, a की वैल्यू, और y1 6, b कितना है 10, ठीक है। ay1, a आपका ये 12 था और आपका y1 6 रख दिया, उसके बाद में ये b 10 और y2 कितना है 12, उसके बाद फिर 10 ही है c, तो फिर y3 आपका ये 0 हो गया, अपॉन में ये फिर से ऐड करके वो 32 ही आएगा। तो ये आपका इसका फिर कर दो, आप कैलकुलेशन कर दो।
तो ये आपका 72 हो गया, और ये आपका 10 ये हो गया आपका, और ये 0 हो गया, और ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब इन दोनों को और आप ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ इसका इस कैलकुलेशन को और आप कर लें आगे, यहाँ कर दूँ मैं। तो x की वैल्यू को तो यहाँ आप इसको यहाँ लिख ही लीजिए, लिख लो ये जो है, ये 5 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका क्या 120 722 आपका ये 91, ये आपका ये वो आपका 19 और ये 2 अपॉन में 32, ये कैंसिल फिर से कर दो। तो ये फिर से कैंसिल होने पर ये 4 से, और ये 4 से 4 4 जा 16, और आपका ये 4 8 जा, और 8 से ये 6 बार। तो यहाँ ये y की जो वैल्यू आई, y इज इक्वल ये 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, तो किसी का इन सेंटर मुझे निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें एक डिस्टेंस फार्मूले का और एक्स्ट्रा यूज होता है, डिस्टेंस फार्मूला और लगेगा, वो डिस्टेंस फार्मूले से हम इसमें ए बी सी और निकालेंगे। और ये फार्मूला आपके सामने कल भी डिस्कस हुआ था इससे पहले लेक्चर में, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जैसे एक्स सेंटर आ रहा है, तो एक्स सेंटर वाला फार्मूला जो है वो भी बस केवल वैल्यू ही रखना है उसमें, और कुछ नहीं करना। तो उसमें भी आप इसी टाइप से कोई क्वेश्चन मान लो है, इसमें शायद नहीं लिया मैंने, तो वो आप खुद कर सकते हैं उसको। इन एक्स सेंटर वाले एक्स सेंटर के फॉर्मूले क्या थे वो हमने समझा दिए थे, बस केवल वैल्यू रखना है उसमें, और कुछ काम ही नहीं है। वही डिस्टेंस फार्मूला लगना है, वही सब कुछ याद आ रहा होगा, आपको याद क्लियर हो रहा होगा। इसके फॉर्मूले क्या थे, फॉर्मूले आपका एक्स सेंटर्स वाले क्या थे, एक्स सेंटर्स, तो एक्स सेंटर्स देखिए ये एक और बात ध्यान रखना, ये जैसे इन सेंटर का फॉर्मूला जो था, इन सेंटर फिर से मैं लिख देता हूँ, इन सेंटर अभी जो अप्लाई किया है, इन सेंटर क्या होता है आपका x इज इक्वल ए x1 बी x2 सी x3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, y इज इक्वल ए y1 बी y2 सी y3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। तो इन सेंटर जो है ना वो जनरली ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कि ये इन सेंटर आई लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए हम आई एक्स वाई ऐसा, इसके कोऑर्डिनेट को जनरली ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो आई एक्स वाई से ऐसे डिनोट कर देते हैं उसको। ये भी आप उसको याद रखें, आई एक्स वाई, आई लेटर यूज कर देते हैं, वैसे किसी भी लेटर को यूज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक्स सेंटर्स, एक्स आपका एक्स इन सेंटर्स बोल सकते हैं इसको हम, एक्स इन सेंटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये आपका एक्स इन सेंटर्स हैं, ये जो है इन लगा देना यहाँ, एक्स इन सेंटर्स, ठीक है ना। तो उसको भी हम उसको इन, यहाँ इन आ रहा है ना एक्स इन सेंटर्स, तो ऐसे वहाँ पे अभी क्या हो जाएगा आपका I1 I2 और आपका I3 ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसको जो है आप इसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें तो खैर ये सॉरी, ये इसको तो आप हटा देना इसको, यहाँ ये तो एक्स सेंटर सी स्पेलिंग है,
लेकिन इसमें ये जो आई का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। और ये एक्स सेंटर्स को भी वैसे हमने इससे पहले उसमें एल से डिनोट कर दिया था, L1 या आपका L2, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं L3, इससे भी L1 L2 L3, मतलब एक्स वाई, और ये आपका एक्स और ये वाई यहाँ कोऑर्डिनेट, और ये आपका जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी है, L1 L2 L3, इससे जो पहला जो लेक्चर है उसमें L1 L2 L3 से हमने डिनोट कर दिया था, या इसको कहीं कहीं बुक्स में ये भी मेंशन रहता है I1 I2 I3, इससे भी डिनोट करते हैं। एक्स सेंटर्स, यहाँ वो इन नहीं आएगा, इन इधर ही रहेगा, इन इधर ही रहता है, इसमें नहीं, एक्स सेंटर्स। ओके, तो यहाँ I1 I2 I3। अब इसको लिखने का तरीका हमने कल भी बताया था कि बस कुछ नहीं करना, जो इन सेंटर का जो फॉर्मूला है, तो आप मैं केवल आई से लिख देता हूँ। अब इसको, इसमें ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये, तो आई आपका ये एक्स और ये वाई, और उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई और ये एक्स और ये वाई। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला है उसी को हम जब I1 निकालूंगा मैं एक्स सेंटर के लिए, इन सेंटर के जो फॉर्मूले में ही अब हमें चेंज करना था, तो बताया था मैंने। तो पहला जो है I1, एक्स सेंटर्स 3 होते हैं, I1 I2 I3, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन में माइनस A प्लस B प्लस C, ये काम करना है। ऐसे ही यहाँ पर ये जब मैं I1 की बात कर रहा हूँ तो पहला साइन चेंज हो जाएगा, I2 की बात कर रहा हूँ तो आपका AX1 और फिर सेकंड वाले का साइन चेंज करना है, माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन में A माइनस B और प्लस C, ये हो जाएगा। और लास्ट वाला AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन में ये आपका A प्लस B और माइनस C, ये C वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये काम करना है इसमें। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इन तीनों फॉर्मूलों में कभी इन सेंटर का कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, पर लेकिन फिर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू रखना है इसमें, वही A B C क्या अभी जो इन सेंटर निकाला है इसी टाइप से ये आपका 12 और ये 16 जो भी कुछ वैल्यू आएगी, और उसमें बस यहाँ रख के और कैलकुलेट करना है इसको। ये इन सेंटर्स, ये एक्स सेंटर्स का मामला हो गया, एक्स सेंटर्स। तो यहाँ इसमें ये एक्स सेंटर्स है और ये आपका इन सेंटर है। अब एक बार इसको और देख लेते हैं, या जिसका मार्कर जो है थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसमें ये रेड से की देते हैं इसको, देखिए जरा, ब्लैक मार्कर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इंक नहीं है उसमें। अब जैसे कि लास्ट वाला है क्वेश्चंस, जैसे ये है, ये इस टाइप से सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर बहुत इजीली आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 8 6 8 माइनस 2 2 माइनस 2। आल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, इसका क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ मैं, तो वो याद आ रहा होगा आपको, इससे पहले वीडियो में ये चीज़ हो चुकी है। तो देखिए फिर से हम उसको मेंशन कर ही देते हैं आपके सामने क्वेश्चंस को। देखिए ये ले लिया हमने A B और ये C, तो आपका ये A मान लीजिए आपका ये 8 और 6 है, ये B जो है आपका 8 और माइनस 2 है, और C आपका 2 और माइनस 2 है, ये आपका है ABC। कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3 मान लीजिए। तो सर्कम सेंटर क्या होता है ये हमने बताया था
एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इसके वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स को टच करते हुए वो सर्कल पास होता है, या ये कह सकते हैं वर्टेक्स जो ABC जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस से पास होता है वो सर्कल ऐसे। या इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो किसी सर्कल पर लाई करते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं, या ये लोकेटेड हैं, ABC लोकेटेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ओके, तो इसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर निकालने का हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये जो सर्कम सेंटर है C मान लिया, ये क्या है, OA और OB और OC से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये हमने बताया पहले भी आपको। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जब OA OB और OC तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए, सपोज करो ये X और Y है, तो हम क्या करेंगे, ये सर्कम सेंटर जिसको निकालना है, हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, सपोज कर लिए, तो हम क्या डिस्टेंस फार्मूले से आपका ये O मान लो या C मान लो, तो AC BC और अच्छा यहाँ भी C ले रखा है ना, तो इसको O मान लो, फिर ऐसा करिए O ले लो, ये भी C कर लिया तो इसको हमने O ले लिया, डिफर हो जाएगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से OA निकालना है और आपका, और ये OB निकालना है और आपका OC निकालना है, और इन तीनों को इक्वल रख देना है, ये काम करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये पहले तो OA OB OC डिस्टेंस फार्मूले से आपको निकालना है, और निकालने के बाद में इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो इक्वल होती है किसी भी सर्कल के लिए। तो देखिए जरा डिस्टेंस फार्मूले से, तो आपका OA क्या हो जाएगा, फिर वही आपका x1 माइनस x2, तो फिर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका x माइनस 8 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर, ये OA हो गया। OA का स्क्वायर निकाल दो डायरेक्ट, तो रेडिकल साइन हट जाएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो, सॉरी रेडिकल साइन हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर रहा है यहाँ पर, ये रेडिकल साइन हटा दिया, ये आपका फर्स्ट मान लिया हमने, ये निकाला। ऐसे ही सिमिलरली आपका OB का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दो, रेडिकल साइन हटा दो, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी यही आपका x माइनस 8 का स्क्वायर, और आपका ये कितना हो जाएगा, y प्लस 2, x माइनस 8 और y प्लस 2, y और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेकंड आ गया। इसी तरीके से OC निकाल दो, OC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर ये वाला आ गया, तो अरे सॉरी हर बार लिख देते हैं इसको, ये आपका OC आपका x माइनस 2 का स्क्वायर और ये y प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका थर्ड आ गया इक्वेशन। OC ये थर्ड वैल्यू आ गई आपकी, OA आ गया, OB आ गया, OC आ गया। अब इन तीनों को हमें बराबर करना है, यहाँ स्क्वायर लगा दो और इक्वल करने के, ये तीनों को, ये तीन हैं, इनमें से एक बार दो को बराबर रख दो, इसको बराबर रख दो, एक बार इसको बराबर रख दो, बस ये काम करना है। तो OA आ गया, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, तो मैं पहले फर्स्ट सेकंड को इक्वल रख दूँ, उसके बाद सेकंड और थर्ड को इक्वल रख सकता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, इधर इसको मैं मिटा देता हूँ अब, ये आपका तो मैंने क्या रखा, टेकिंग OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, ये इन दोनों के इक्वल रख दिया, ठीक है ना।
तो आपका ये फिर से इसको रख दो, तो आपका ये x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये तो ओ ए है, और आपका ओ बी ये आपका x माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो जब हम इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो इस सब ये तो बिल्कुल सेम है ना, तो यहीं इसको कैंसिल कर दो, ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ इसे ओपन कर दो ज़रा, तो ये y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इज इक्वल, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, y वाले टर्म एक साइड में ले जाओ, तो 36 माइनस 4 इधर लाओ और इसको इधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 16y, जोड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो 16y इज इक्वल, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 32, तो y इज इक्वल आपका 32 अपॉन में 16, यहाँ से ये 2, तो y इज इक्वल आपका 2 आ गया, डायरेक्ट आ गया ये ऐसे। अब एक बार इन दोनों को इक्वल रख के देखो जरा, तो y की वैल्यू हमारा क्या निकल के आई, यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल हमारा 2 आ गया। ओके, क्लियर हो रहा होगा। y2 आ गया। अब फिर से आपका सेकंड एंड थर्ड को इक्वल रख दो यहाँ पर इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल, आपका ये कितना हो गया, या इसको इक्वल रखो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए जरा, तो y जो आया है ना, इस y को यहाँ डायरेक्ट ही रख दो पहले और इजी हो जाएगा। x इसको ओपन नहीं करना, डायरेक्ट ही रख दोगे तो और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो x इसको ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16x और प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ में y इज इक्वल टू 2 रखना है यहाँ पर, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। अरे ये वैसे कैंसिल भी तो हो रहे हैं, कैंसिल ही कर दो इनको, यहाँ दोनों सेम है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, कैंसिल कर दो, खत्म मामला। तो ये आपका ये तो ये ओपन हो ही गया, ये कैंसिल वैल्यू रखने की अगर ये डिफर होते y प्लस 2 या y माइनस 2 होता तो कैलकुलेशन करते ही डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया यहाँ से, y प्लस 2 ही है और y प्लस 2 ही इसमें है। तो अब केवल इसको करना है, तो ये हमने यहाँ ओपन किया, इसको हटाइए यहाँ से और इसके बाद में इसे ओपन कर दीजिए, तो ये इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 4 और माइनस का 4x, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, x स्क्वायर से फिर ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये माइनस का 16x और ये प्लस का 4x, इसको इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका 4 और माइनस का 64, तो ये आपका कितना बचा, यहाँ आपका माइनस का बचेगा आपका 12x और ये आपका माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल 60 अपॉन में 12, x इज इक्वल टू 5 आ गया। कहने का मतलब है कि जो आपका सरकम सेंटर है किसी भी ट्रायंगल का, जो हमने ड्रॉ किया था, ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया था इसका ये जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो उसका जो सरकम सेंटर है वो कितना है आपका 5 और आपका 2, y2 था ना, हाँ ये y2 है, y की वैल्यू 2 और x 5, तो हम x को पहले लिखेंगे
और वाई को बाद में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट में लिखने का सिस्टम। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ली थी आज, ये बात क्लियर हो रही होगी। इसके बाद ये इसको इरेज की देते हैं अभी। देखिए, एक इसके बाद में एक टॉपिक और है, लोकस। चैप्टर लेक्चर जो है आपका क्या चल रहा है, लेक्चर जो आपका 6 लेक्चर है, उसी में एक टॉपिक और मैं अभी ऐड किया देता हूँ इसमें। लोकस क्या है, व्हाट इज लोकस। लोकस भी किसी पॉइंट का। तो लोकस को आप समझने से पहले आप ये समझें कि लोकस को ही और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ कि लोकस, जैसे लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है। तो लोकस वर्ड को और थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा आपका। लोकस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि वे ऑफ पॉइंट। लोकस को अपन क्या कह सकते हैं, वे ऑफ पॉइंट। वे ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, या आपका लोकस मीन्स वे। वे मीन्स आप उसको और हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वे मीन्स आपका एक रास्ता। तो अलग अलग पॉइंट्स के वे होते हैं। जैसे जब कोई भी पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, एक पॉइंट मान लो यहाँ था, पी पहले पॉइंट यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर चल रहा है, मूव हो रहा है, किसी भी लाइन पर अगर मूव हो रहा है, तो इस वे, तो ये एक वे तो है भाई, ये भी एक वे है, पहला वे। दूसरा, कोई भी पॉइंट, कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट कोई सी लाइन पर ये आपका मूव हो रहा है, मान लो कोई भी पी पॉइंट इस टाइप से मूव हो रहा है, जैसे कि कोई ये फिक्स पॉइंट है और ये कोई पी जो है मूवेबल पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो इस टाइप से मूव हो रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस रिमेन सेम। तो मान लो यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो ये भी डिस्टेंस, जैसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, यहाँ से पॉइंट यहाँ आया तो ये भी 5 है, फिर यहाँ भी ये भी 5 है। तो इस कंडीशन में अगर मूव हो रहा है पॉइंट, तो उसका लोकस या वे उसका इस टाइप का बनेगा, ये लोकस ऐसा हो जाएगा, या वे ऑफ पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं।
वे ऑफ अ पॉइंट या लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ लोकस ऐसा है, तो जो पॉइंट है वो हमेशा वेरिएबल पॉइंट रहेगा। कैसा रहेगा? वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट भी कह सकते हैं। वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट भी कह सकते हैं या वेरिएबल पॉइंट कह सकते हैं, और उसको हम P और X Y से हम डिनोट करते हैं जनरली। वेरिएबल है ना, तो उसमें X और Y जो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो वेरिएबल में ही हम मानेंगे उनको, सपोज करेंगे वेरिएबल पॉइंट, न्यूमेरिकल नहीं मानेंगे। मूविंग पॉइंट जो है जिसका हम लोकस के बारे में बात कर रहे हैं, उसका लोकस हम फाइंड करेंगे अब इसी में आगे। इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो मैं अभी पहले फाइंड करने से पहले कुछ उसको समझा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि लोकस किसी पॉइंट का एक वे है। वे मतलब लोकस जिस वे या जिस रास्ते से चलता है, वो कि कोई भी पॉइंट किसी रास्ते से चल रहा है, वो रास्ता ही उसका लोकस है, वो रास्ता ही उसका एक वे है। आप ऐसे इस बात को समझेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी वेरिएबल पॉइंट या कोई भी मूवेबल पॉइंट P X Y, उसको जनरल फॉर्म में ऐसे मानेंगे हम उसको। ऐसा नहीं मानेंगे कि P और ये 2 और 1, इस टाइप से नहीं मानना उसको। P 3 और 4 ये ऐसा, ये नहीं, ये एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है। हम वेरिएबल पॉइंट या जनरल पॉइंट ऐसे मानेंगे, और उसको हम वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट का लोकस, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का या किसी भी मूवेबल पॉइंट का लोकस या वे या रास्ता अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कोई पॉइंट जिस रास्ते से चलता है, जिस वे से चलता है, उसी को हम लोकस कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अब आगे और समझना होगा कि मान लो कोई भी पॉइंट, मैंने जैसे अब यहाँ मैं आना चाह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन भी एक रास्ता ही है। तो उस समय पर उस स्ट्रेट लाइन को हम उसका जो जो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है कोई पॉइंट मान लो, तो उस समय पर उसके वे का या उसके रास्ते का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आप ऐसे समझें इसको, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब कोई पॉइंट किसी कंडीशन में इस टाइप से मूव हो रहा है, तो ये इस फिगर को देख करके आपको क्या नजर आ रहा है? किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट मूव हो रहा है, तो वे तो ये भी है भाई, ये इस रास्ते पे भी, ये भी तो एक रास्ता है। रास्ता ये भी है पॉइंट का घूमने का, रास्ता एक ये भी है पॉइंट का घूमने का। इस टाइप से भी रास्ता है, पॉइंट ऐसे भी चलता है। रास्ता पॉइंट का ये तीसरा मान लिया मैंने, थर्ड। पॉइंट ऐसे भी चल सकता है, मैं यहाँ बना ही देता हूँ इसको ऊपर। पॉइंट ऐसे भी चल सकता है, ये आपका x और ये y कोऑर्डिनेट है। इस टाइप से भी पॉइंट चल सकता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। पॉइंट ऐसे भी चल सकता है, पॉइंट ऐसे भी चल सकता है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। कहने का मतलब है कि ये सब रास्ते हैं। जैसे हम किसी और इसको बात को समझने के लिए, मैं मान लो कोई सिटी ले रहा हूँ, सिटी में बहुत सारे रोड्स होते हैं, तो हर रोड को हम, वो वे है, वो रास्ता है जाने का, लेकिन वहाँ क्या करते हैं फिर हम कि हर रोड को हम रोड नहीं बोलेंगे, हर रोड का एक अलग अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट रोड है, जैसे सपोज करो कि MG रोड है,
अगर हम हर रोड को रोड बोलेंगे तो सामने सुनने वाला जो सुन रहा है आपको, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रोड की बात हो रही है। रोड एक कॉमन नाउन है, कॉमन वर्ड है, तो हम उसका प्रॉपर नाउन यूज करेंगे, उसका एक नाम यूज करेंगे, जब ही हम सामने वाला सुनने वाला आपको समझ पाएगा। अब मैं कहूँ, बहुत सारे 10 लड़के खड़े हुए हैं, मैं कहूँ कि उसमें से भाई इधर आना, किसी को बोला तो सभी की नज़र मेरी तरफ आएगी और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 10 लड़कों में से किसको बुला रहे हैं। और मैं कह दूँ वहाँ से कि रवि इधर आना, तो 10 में से रवि जिसका नाम होगा वही हमारे पास आएगा। वो रवि एक प्रॉपर नाउन है और लड़का या बॉय एक कॉमन नेम है, उसका कॉमन नाउन कहेंगे उसको, तो वो कंफ्यूज करेगा। तो इसी तरीके से लोकस जो वर्ड है या वे ऑफ पॉइंट, ये एक आपका कॉमन नाउन है, कॉमन वर्ड है, ये कह सकते हैं कॉमन वर्ड है, ये कॉमन नाउन कह सकते हैं। कॉमन वर्ड लिख दो, कॉमन वर्ड है ये आपका, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये फिर रास्ते यहाँ भी अलग अलग रास्ते, जैसे एक ये रास्ता स्ट्रेट लाइन है, ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, ये सब ये पॉइंट यहाँ घूम रहा है। तो हमने क्या करा कि इसको और क्लियर समझने के लिए, अब मान लो ये मैं इसको है सब ये लोकस, ये सब है लोकस ही, ये भी लोकस है, लोकस ये भी है। वही अभी बात आई, जैसे सब रोड हैं, रोड का अलग अलग नाम रखना जरूरी है। सभी बॉयज़ हैं, बॉयज़ का रवि है, कोई सोहन है, कोई मोहन है, अलग अलग नाम रखना जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से ये सब लोकस ही हैं किसी पॉइंट के, कोई वेरिएबल पॉइंट है, ये भी लोकस 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 है। तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन वाले रास्ते पर चलता है या लोकस पर चलता है, लोकस तो एक बहुत जनरल वर्ड है लोकस, तो ऐसा वेग जब वो सिलेक्ट करता है जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो, तो उस लोकस का नाम स्ट्रेट लाइन है, आप ऐसे समझेंगे। तो जब कोई भी पॉइंट, कोई वेरिएबल पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर चलता है, या हम ये कहेंगे कि बिल्कुल सीधा चलता है, तो उस समय उस लोकस का नाम स्ट्रेट लाइन है। जब पॉइंट इस टाइप से किसी सर्कल पर चलता है तो उस लोकस का, ये भी लोकस है, इसका नाम सर्कल है। जब कोई पॉइंट इस टाइप से, यहाँ कोई पॉइंट है P, वेरिएबल पॉइंट है, ये x और y जिसके कोऑर्डिनेट हैं, ये यहाँ चल रहा है, तो ये इस टाइप से चलता जा रहा है, ये ऐसे इसका ये एनलार्ज होता जा रहा है इधर इन्फिनिट तक, और ये इन्फिनिट तक इधर एनलार्ज, इस टाइप से इस पर मूव हो रहा है, तो इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये भी रास्ता ही है, ये भी लोकस ही है, ये सर्कल है, ये भी लोकस ही है, ये आपका क्या है, ये इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स ही है, ये सब इलिप्स हैं, ये इलिप्स हैं, ये दोनों इलिप्स हैं, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो लोकस हैं सारे लोकस, तो ये सारे लोकस के ही टाइप हैं, एक तरह से ये मानिए। तो अब यहां ये समझना है कि कोई भी पॉइंट, तो ये सब क्या है, लोकस है। ये जो अभी मैंने यहाँ इसको इरेज कर दिया, ये पैराबोला भी एक लोकस है, पॉइंट कभी ऐसे चलता है, पॉइंट कभी सर्कल में चलता है, तो इस लोकस का नाम, ऐसे जब चलता है पॉइंट ऐसे घूम रहा है तो इस लोकस का नाम पैराबोला, जब इस टाइप से चल रहा है पॉइंट सर्कल में तो इस लोकस का नाम सर्कल, जब पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इस लोकस का नाम स्ट्रेट लाइन, जब पॉइंट ऐसे चल रहा है इस लोकस का नाम इलिप्स।
ठीक है, तो ये है सब लोकस। लेकिन चलेगा किसी कंडीशन में, जब चलेगा पॉइंट तभी ये ऐसे फिगर क्रिएट होते हैं। वो पॉइंट जो है ना, स्ट्रेट लाइन कब बनाता है, सर्कल में कब चलता है, जब मैंने अभी बताया था कि एक कोई फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है, जब इस कंडीशन में चल रहा है कि ये फिक्स डिस्टेंस हमेशा, ये इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस हमेशा रिमेनिंग कांस्टेंट, तो जहाँ से पॉइंट चला था, पॉइंट यहाँ से चला था मान लो पॉइंट, तो घूम करके ऐसे घूम के और यहीं आ जाएगा। अगर इस कंडीशन में चलेगा तो उस समय पर ये जो आपका फिगर क्रिएट होगा, जो लोकस क्रिएट होगा, उस लोकस को हम सर्कल कहते हैं, जब पॉइंट ऐसे घूमता है। और जब पॉइंट इस टाइप से मूव होता है, जैसे ये फिगर नजर आ रहा है, तो हम उसको इलिप्स कहते हैं। जब पॉइंट ऐसे चलता है कि ऐसे यहाँ से ओरिजिन से जा रहा है और इस टाइप से इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसी पैराबोला का एक्सिस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों इक्वल, दोनों साइड में इक्वली एनलार्ज हो। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ऐसे इक्वली एनलार्ज करते हुए उसका आगे एनलार्ज होता चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब मूव होता है तो उसको हम पैराबोला कहते हैं। और जब पॉइंट ऐसे मूव होता है, जब पॉइंट ऐसे मूव होता है कि मान लो ये 2 पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, और ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है कि इस पॉइंट से ये कोई न्यूमेरिकल पॉइंट है, मान लो आपका A और 2 और 3, और ये कोई न्यूमेरिकल पॉइंट है B 6 और 4, ये 2 पॉइंट हैं। तो यहाँ इस कंडीशन मूव हो रहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पर रहे, ऐसे मूव हो रहा है। मान लो ये यहाँ आया तो यहाँ से बराबर, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से इक्वल, यहाँ से इक्वल। ये जो पॉइंट है, ये P जो ऐसे चल रहा है, यहाँ आ गया P, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया P, फिर यहाँ आ गया, तो P जो है, P वेरिएबल पॉइंट A से और P ही जो है B से इक्वल डिस्टेंस पर मूव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करेगा वो पॉइंट। तो ये भी एक लोकस है, लेकिन इस लोकस का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। इस एक लोकस को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। तो कहने का मतलब है कि लोकस किसी पॉइंट का, या वे ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं। लोकस कोई, हम लोकस समझ में आ गया, लोकस मीन्स उस पॉइंट का रास्ता। तो वो अब बहुत सारे रास्तों पर गमन करता है, बहुत से रास्तों पर वो चलता है, तो वो सारे जो रास्ते हैं उन सब रास्तों का नाम तो रखना पड़ेगा ना, अलग अलग प्रॉपर नाउन होना चाहिए ना उसका नेम। तो और अलग अलग कंडीशन में मूव होता है वो पॉइंट, तो इसलिए कभी वो सर्कल बना देता है वही पॉइंट, तो उस रास्ते को या उस लोकस को हम सर्कल कहते हैं। अलग अलग फिगर है, कभी स्ट्रेट लाइन बना देता है, कभी पैराबोला बना देता है, कभी इलिप्स बना देता है। वो सर्कल, वो पॉइंट जो है इस टाइप से, जैसे वो मूव हो रहा है जिस कंडीशन में, अलग अलग रास्ते क्रिएट करता है, तो अलग अलग उनके नाम रख दिए गए। क्लियर? तो इससे रिलेटेड भी एक दो प्रॉब्लम हम लेते हैं जैसे, तो ये लोकस क्लियर हो गया होगा, ये लोकस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। जैसे देखिए, अब जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे देखिए,
ये 2 है यहाँ पर, ठीक है। आपका ये -2 और ये 1 3 एंड -2 और ये आपका ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लोकस, ऐसे ही आएगा, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अभी मैंने ये अभी जो यहाँ समझाया है ना, वो ऐसा समझा दिया है कि वो हर क्वेश्चंस आप बिना आगे मेरे अटेम्प्ट के आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए जरा, अब ये क्या है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, तो वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट का लोकस फाइंड करिए। तो हमने क्या बताया अभी कि लोकस जिस पॉइंट का फाइंड करते हैं वो वेरिएबल पॉइंट होता है। तो हम लेट लोकस फाइंड करिए, तो लेट द पॉइंट बी पी और एक्स वाई न करके पहले हम उसके कोऑर्डिनेट एच और के मान लेते हैं, फिर उसको एच को आगे चल के एच को रिप्लेस कर देते हैं एक्स में और के को रिप्लेस कर देते हैं हम वाई में। एक ये सिस्टम और बना रखा है सॉल्व करने का। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट मानेंगे हम एच के में मानेंगे। तो ये हमने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, एच और ये के, ये कोऑर्डिनेट है उसके। तो ये कंडीशन क्या है कि ये जो पी पॉइंट है ए से और यही पी पॉइंट आपका बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या क्या है कि आपका ए पी इज इक्वल पी बी, ये कंडीशन दे रखी है, ये दोनों इक्वल है। तो आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल पी बी का स्क्वायर। अब यहाँ ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दो यहाँ पर जो पहले आपने पढ़ा है। तो आपका ए पी कितना, 1 माइनस एच का स्क्वायर और 3 माइनस के का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखें जरा, ऐसे ही यहाँ से ये स्क्वायर क्यों कर रहे थे, क्योंकि रेडिकल साइन को हटाने के लिए। आपका यहाँ से ज़रा देखें तो h प्लस 2 का स्क्वायर और k माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करें 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9 प्लस k स्क्वायर और आपका ये माइनस का 6k इज इक्वल एच स्क्वायर, इसको खोलो, प्लस 4h, ऐसे ही इसको k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। तो देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ, माइनस का 2h और ये 4h, तो ये माइनस का 6h इधर ले आया इसको मैं, ठीक है। अच्छा ये 4, उसके बाद में क्या, माइनस का ये 6k और ये इधर है तो इसको इधर लाओ तो माइनस का 4k, देख लें ना, माइनस 6k और ये प्लस माइनस का 2k, लेकिन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2k तो माइनस का 4k बचेगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 इधर है ये, और ये 1 ये 10 कर दो डायरेक्ट, 1 और 9 10 हो गए, और यहाँ से आपको ये आपका और ये 5 हो गए। तो ये इधर 5 को जब मैं इधर लाऊंगा माइनस का 5 इज इक्वल 0, तो ये माइनस का, तो माइनस 6h माइनस 4k और प्लस का 5 इज इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 6h प्लस 4k माइनस का 5 इज इक्वल 0, मीन्स रिप्लेसिंग h by x and k
के वाई वाई क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल 0। ये लोकस आ गया। लोकस फाइंड द लोकस, तो लोकस फाइंड करना मीन्स आपका एक इक्वेशन निकल के आएगी। उस जो कंडीशन है, कंडीशन ये दे रखी थी कि ये और ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट से 2 पॉइंट दे रखे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस। तो हमने उसका वेरिएबल पॉइंट मान लिया, वेरिएबल पॉइंट को इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल है तो आपका डिस्टेंस फार्मूले से उन दोनों को इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, उसको सॉल्व करते चले गए एच और के में, तो एच और के में ये एक लोकस आ गया। तो फाइंड द लोकस मीन्स आपका वो एक इक्वेशन निकल के आएगा। तो अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है 6x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल 0, तो यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो ये एक फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किसको? एक स्ट्रेट लाइन को। तो इसका लोकस क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कभी फिर एक सर्कल का आ जाएगा तो सर्कल में भी ऐसे ही करना है, जैसे A0 देखिए A0 और माइनस A0 और ये आपका A0 कोई पॉइंट है और एक आपका माइनस A0 है, ये 2 पॉइंट हैं इस टाइप से, A0 माइनस A0 और आपका इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने h के मान लिए, तो वो ये कह रहा है इन पॉइंट्स को भी आप मान लीजिए A और ये आपका B पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट जो है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, वो इस टाइप से मूव हो रहा है, ये वेरिएबल पॉइंट इस टाइप से मूव हो रहा है कि A पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल पॉइंट हमने क्या मान लिया, ये वेरिएबल पॉइंट मान लिया, लेट PH बी द वेरिएबल पॉइंट। ये वेरिएबल पॉइंट मान लिया हमने, सबसे पहले पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट A से और वो पॉइंट B से, ये जो A से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस AP हो जाएगा, AP का स्क्वायर करा जाए, मतलब AP जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस PV का स्क्वायर, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों का जो स्क्वायर किया जाए वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, 2c के बराबर होता है। ऐसा है, इस कंडीशन में मूव होता है पॉइंट। कैसे मूव होता है कि जो वेरिएबल पॉइंट है वो उसका डिस्टेंस A पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करें प्लस
उसी पॉइंट का बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करें और उन दोनों का जो सम कर दें हम, तो वो हमेशा एक 2c कांस्टेंट के इक्वल चल रहा है। ये कह रहा है पॉइंट। कहने का मतलब है P पॉइंट है, उसका A पॉइंट से डिस्टेंस, उसी P का B पॉइंट से डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर करिए और फिर सम कर दीजिए, और सम करने पर हमेशा वो 2c स्क्वायर के इक्वल रहता है। ये कंडीशन है। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, स्क्वायर बात कह रहा है, वो स्क्वायर की बात कह रहा है। हमने स्क्वायर इसलिए लगाया कि ये स्क्वायर की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका a माइनस एच का स्क्वायर, x1 माइनस x2, फिर आपका 0 माइनस के का स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको ज़रा इधर से कर दीजिए, तो h प्लस a का स्क्वायर और आपका k माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ऐसा कह रहा है। इसे खोलें, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर प्लस, यहाँ ये खुल गया दोनों, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस, ये आपका k स्क्वायर और यहाँ पर ये h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देखिए h स्क्वायर और h स्क्वायर 2h स्क्वायर, k स्क्वायर और ये आपका k स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद ये 2ah, ये आपका 2ah, ये 2ah और ये आपका 2h मतलब 4ah, ये 2ah, नहीं सॉरी, कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस था ना, ये गलत कर दिया यहाँ पर, ये माइनस है, ये इसको माइनस, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल, देखिए जरा, तो 2h स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका h स्क्वायर ये 2h स्क्वायर और आपका k स्क्वायर और k स्क्वायर 2k स्क्वायर, और उसके अलावा क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, ये a और ये a, ये आपका 2a स्क्वायर ये बचा बस, और आपका इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 2 कॉमन लो तो आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये हो गया आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये a को आप इधर ले जाइए तो इज इक्वल आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। replacing h y x and k y y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो है पोर्शन टोटली कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब जो है अगर आप देखें तो मैं इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए ये लिख सकता हूँ, जो अभी आगे आएगा, ये सब ये मैटर आगे आएगा, अभी कॉनिक सेक्शन का मैटर है, कॉनिक सेक्शंस जब पढ़ाएंगे जब आएगा ये। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ये चीज़ ये लिखी जा सकती है। तो ये मैच हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई निकल के, और ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन, ये जो है, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। और ये आंसर जो है ये किसी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जब कॉनिक सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये एक सर्कल है, और ऐसा सर्कल है, ये सर्कल इस टाइप का है,
जिसका सेंटर ओरिजिन पर रहता है, वो सर्कल इस टाइप का रहता है, ये ऐसा, ये आपका ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई करता है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो ऐसा सर्कल है ये। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सेंटर उसके सर्कल के ओरिजिन पर लाई करते हैं तो उस समय पर उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। तो क्या इस इक्वेशन से ये मैच नहीं कर रहा है क्या? तो r इज इक्वल टू यहाँ पर आप देखें तो रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नहीं है क्या? r की वैल्यू ये हो गई, प्योर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इससे मैचिंग है। तो ये लोकस क्या है आपका? तो इसका ये इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, इस कंडीशन में जो मूव हुआ पॉइंट, तो वो कहाँ मूव हुआ? वो इस रास्ते पर चल रहा था, ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा था, ऐसे चल रहा था ये पॉइंट। और इससे पहले क्वेश्चन में पॉइंट यूँ सीधे जा रहा था, इससे पहला जो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्स और वाई का जो पावर थी, वो क्वेश्चन ऐसा कुछ था, शायद आंसर जो भी है 5x कुछ जो भी था, y इज इक्वल जो भी है y माइनस 5 कुछ ऐसा था ना। तो इसकी कोफिशिएंट क्या थे यहाँ, 4 था कुछ जो भी था। यहाँ कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पावर क्या थी आपका, कोफिशिएंट से मतलब नहीं, पावर जो है एक्स और वाई वेरिएबल की पावर क्या थी, 1 1 थी, फर्स्ट डिग्री थी। तो फर्स्ट डिग्री हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप की इक्वेशन निकल के आ रही थी। तो ये भी अभी स्ट्रेट लाइन जब आएगा, जब पढ़ाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लोकस जो इक्वेशन निकल के आ रही है, फाइंड द लोकस वर्ड कहेगा, फाइंड द लोकस। तो लोकस में हमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन की शक्ल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन इस टाइप की आ रही, तो एक स्ट्रेट लाइन है रास्ता उसका, वे ऑफ पॉइंट या लोकस। अगर इक्वेशन इस टाइप की आ रही है तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस टाइप से मूव हो रहा है कोई भी पॉइंट। तो इक्वेशन से हम ये उसके फिगर को डिसाइड कर देंगे, ठीक है। और कभी कभी पैराबोला, इक्वेशन मान लो इस टाइप की आ रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 4 आपका x ऐसा आ रहा है कुछ इक्वेशन, तो इस टाइप का हो जाएगा वो, ये आपका इस टाइप से ए ऐसे रहेगा। फिर वो ऐसी इक्वेशन आ रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4x ऐसा कुछ है, तो माइनस है तो इधर आ जाएगा, इधर मुंह खुल जाएगा उसका। तो ये जो ऐसा इस टाइप के उस पर घूम रहा है वे पर, तो ये जो है ये इक्वेशन इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, पैराबोला की होती है। तो ये पैराबोला है यहाँ पर। तो इक्वेशन डिसाइड करेगी कि वो किस रास्ते पर घूम रहा है वो। तो ये लोकस था। लोकस मीन्स किसी पॉइंट का वे, किसी पॉइंट का रास्ता। तो हम किस कंडीशन दे रखी होगी, सबसे पहले हम पॉइंट मान लेंगे उसको, पॉइंट के जो लोकस जिसका फाइंड करना वेरिएबल पॉइंट, वो एच और के मान लेते हैं कि सपोज करो वो पॉइंट एच के है। और फिर हम जो क्वेश्चंस में जो कंडीशन दे रखी होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस पॉइंट को हम उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद एच और के की वैल्यू को हम रिप्लेस एक्स और वाई से कर देते हैं। उसके बाद एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन अगर एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री में आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर रिलेशन फर्स्ट डिग्री मतलब एक्स और वाई की पावर उसका जो इंडेक्स है वो 1 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन, वो लोकस स्ट्रेट लाइन है। अगर आपका 1 1 अगर 2 2 है पावर, तो आपका वो एक स्क्वायर है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर इस टाइप से फॉर्म में आ रही है। तो ये बिल्कुल सेम आ रही थी यहाँ पर, ये देखिए जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक सर्कल, उसका लोकस एक सर्कल होगा। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ रहा है या कुछ और आ रहा है इस टाइप से, इसका जनरल फॉर्म तो ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक जनरल इक्वेशन होती है। ये a की वैल्यू यहाँ पर हम 4a से इसको कंपेयर करेंगे, ये आगे कॉनिक सेक्शन का मैटर है। तो यहाँ ये एक आपका क्या पैराबोला है, ठीक है ना। तो ये, और मान लो इक्वेशन इस टाइप की आ रही है, इक्वेशन मान लो ऐसी आ रही है, और इसको और थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। इक्वेशन मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट को हम मान लेंगे एच और के में, और फिर जो क्वेश्चंस में कंडीशन है उसको कंडीशन में हम उसको लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। कंडीशन में उसको हम इन्वॉल्व कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके एच और वाई को हम एक्स और वाई में रिप्लेस कर देंगे, और फिर एक जो रिलेशन आएगा
वो कैसे मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वो लोकस कहलाएगा। मान लो इस टाइप का आ रहा है इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक स्ट्रेट लाइन है ये लोकस। अगर ऐसा रिलेशन सॉल्व हो, ये एक जनरल फॉर्म है ये, यहाँ टू और सॉरी ए बी और सी ये चेंज होते रहेंगे। अगर मान लो ऐसा इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वो आपका एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, पॉइंट इस पर मूव हो रहा है। अगर इक्वेशन हमारे ऐसा आ रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा आ रहा है इक्वेशन, इस टाइप से आ रही है, तो ये किसी को पैराबोला को, ये कैसा है ऐसा, कोई पैराबोला को शो कर रहा है ऐसा, ऐसा इस टाइप से, इस पर पॉइंट मूव हो रहा है ऐसे, ये इसका मुंह जो है ना आगे ऐसे खुलता चला जाएगा, ये इधर खुलता चला जाएगा। और ऐसी इक्वेशन आ रही है तो लोकस उसका सर्कल है, ऐसी इक्वेशन आ रही है तो लोकस उसकी स्ट्रेट लाइन है, ऐसी इक्वेशन आ रही है तो पैराबोला है। और मान लो ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है, तो आपका वो इलिप्स है। क्या है आपका वो इलिप्स, इस टाइप से इस पर मूव हो रहा है, ऐसा उसका वे है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये आपका पैराबोला, ये आपका सर्कल, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल ऐसा होता है। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। जब माइनस हो जाएगी तो जब हम उसको कॉनिक सेक्शन में और डिटेल में समझाएंगे तो इधर भी होता है पैराबोला, ऊपर भी खुलता है नीचे भी खुलता है। ये आपका इलिप्स है, कोई हाइपरबोला होता है। तो ये इस टाइप से इक्वेशन को देख करके हम ये कहेंगे कि लोकस इसका पैराबोला है। ये सब है लोकस, स्ट्रेट लाइन भी लोकस का नाम है। लोकस एक जनरल नेम है और ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है। स्ट्रेट लाइन लोकस है, सर्कल लोकस है, ये सब लोकस है आपके, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बड़ा डीपली मैंने इसको समझाया है आपको, और आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो मैं समझता हूँ पूरा इसका लोकस का जो मैटर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लोकस को तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।